मैं गॉड क्लास अवेकन हुआ, इमॉर्टल सोर्समैन ऑफ इन्फिनिट ब्लेड्स। और उसी इंस्टेंट पर लाइफ ने पूरा फ्लिप मार दिया। मेरी फियांसे ने पब्लिक में मुझे दुनिया का सबसे पैथेटिक गुड फॉर नथिंग बोल दिया, एक्सट्रीम ह्यूमिलिएशन किया, एंगेजमेंट तोड़ने की डिमांड की, और 1 घंटे के अंदर ही वो कॉर्नर के आम पर चिपक चुकी थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि कॉर्नर ने अल्ट्रा रेयर क्लास डिवाइन डुअल एलिमेंट मेज अवेकन कर ली थी, जिसमें वो एक फिंगर फ्लिक से पूरा बैटलफील्ड फ्लिप कर सकता है। और मैं बस एक वुडन सोर्ड क्लच करके खड़ा था, और एक रूइंड रेपुटेशन के साथ। मेरी क्लास सोर्ड्समैन को दुनिया सबसे यूजलेस मानती है, क्योंकि उसमें प्रोग्रेस करने के लिए गोल्ड को पानी की तरह बहाना पड़ता है। स्किल बुक्स, इक्विपमेंट, रिसोर्सेज, सब एंडलेस ग्राइंड। और मेरी फैमिली के पास बेसिक सर्वाइवल के लिए भी बैरली था। सबको लगता था मैं जीरो बन जाऊंगा, बट मैं बस कोल्ड स्माइल कर रहा था, क्योंकि उन्हें मेरा सीक्रेट नहीं पता था। इन्फिनिट ब्लेड इंटेंट, वर्ल्ड का ओनली हिडन क्लास। हर सोर्ड्समैन स्किल बुक जो मेरे हाथ लगती है वो डायरेक्टली इमॉर्टल सोर्ड्समैन टेक्निक बन जाती है। 10 डायरेक्शंस इंटेंट, डिसेंट ऑफ 10,000 ब्लेड्स, सोर्ड फ्लाइट, हर एबिलिटी ऐसी कि स्काई स्प्लिट हो जाए और अर्थ टेयर अपार्ट। और सबसे क्रेजी बात ये थी कि जो सोर्ड्समैन क्लास को सब ट्रैश मानते थे, उनके स्किल बुक्स मार्केट में सबसे चीप मिलते थे, लिटरल गार्बेज। लेकिन मेरे हाथ में वही गार्बेज डेडली इमॉर्टल टेक्निक बन जाता है। और कॉर्नर जैसा गोल्डन बॉय मेरे एक स्ट्राइक के हाफ भी सर्वाइव नहीं कर सकता। और जो लोग मुझे अभी तक इंसल्ट कर रहे थे, उन सबको मैं नील करवाऊंगा। बट अभी मुझे टाइम चाहिए, क्योंकि पावर है लेकिन फुली मास्टर्ड नहीं है। सिर्फ 2 वीक्स बचे हैं फेडरल मिलिट्री एकेडमी एंट्रेंस एग्जाम तक, इसलिए मैं डार्क फॉरेस्ट डंजन में एंटर हुआ। बिगिनर डंजन, जहां मॉन्स्टर्स लेवल 1 टू लेवल 10 के बीच हैं, मेरे करंट लेवल के सामने लाफेबल। मैं यहाँ 2 रीजन से आया, रियल कॉम्बैट टेस्ट और सोलो क्लियर करना, क्योंकि सोलो क्लियर का रिवॉर्ड माइथिक इक्विपमेंट होता है जो लेवल रिक्वायरमेंट के बिना ग्रो करता है और इनसेन स्टैट बोनसेस देता है, जिसके लिए प्रोफेशनल्स लिटरली क्रेजी हो जाते हैं। लेकिन रूल के आने के बाद आज तक किसी ने सेम लेवल डंजन सोलो क्लियर नहीं किया। जो गया वो मोस्टली नहीं बचा। जैसे ही मैं थ्रेशोल्ड क्रॉस करता हूँ, सिस्टम मेरे इक्विपमेंट को रीशेप कर देता। मेरे क्लोथ्स टैटर्ड रैग्स बन जाते हैं और हाथ में शबी वुडन सोर्ड आ जाती है, पूरा पॉपर लुक। मैं कुछ स्टेप्स आगे बढ़ता हूँ और सामने 10 पीपल की टीम बैटल में लॉक दिखती है। सेंटर में कॉर्नर और उसके साथ मेरी एक्स फियांसे लेया। मुझे देखते ही उसका फेस डिस्गस्ट से ट्विस्ट हो जाता है और वो बोलती है, आर यू स्टॉकिंग मी, फुल कंटेम्प्ट के साथ। मैं टीथ ग्राइंड करता हूँ लेकिन कामली बोलता हूँ, यू आर नॉट वर्थ स्टॉकिंग। वो रेज में स्लैप स्विंग करती है, लेकिन मैं उसका रिस्ट मिड एयर इजिली कैच कर लेता हूँ। वो पेन से स्क्रीम करती है और तुरंत कॉर्नर को पिटी लुक देती है। कॉर्नर फ्राउन करके बोलता है, लियोन यू आर गोइंग टू फार। मैं इनवर्ट स्माइल करता हूँ, तो वो एक वुमन के लिए मेरे अगेंस्ट जाने वाला है। फाइन, मॉन्स्टर्स ऑलरेडी वाइप्ड आउट हैं, सब गजे मेरे ऊपर। एक वॉरियर स्नीयर करता है, कॉर्नर अगर तुम इस डेड वेट को कैरी कर रहे हो तो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, वरना वी आर नॉट डूइंग दिस। और उसी मोमेंट बाकी लोग भी मॉक करने लगते हैं, वी डोंट कैरी डेड वेट, गियर ठीक नहीं है तो जाओ पोटेटो प्लान करो। ये जोक नहीं है। मैं फिस्ट क्लेंच करता हूँ, पूरा वर्ल्ड वही है, स्ट्रॉन्ग को बाउ करता है और वीक को क्रश करता है, स्पेशली जब क्लास सबसे हेटेड हो। बट चाहे कुछ भी हो जाए, इवेंचुअली ये सब मेरे फीट के नीचे ट्रेम्बल करेंगे। मैं डीप ब्रेथ लेकर काम होता हूँ और बिना उनकी तरफ देखे आगे चल देता हूँ। कॉर्नर पीछे से कोल्ड वॉइस में बोलता है, वांट टू डाई। लिया की वॉइस आती है, कॉर्नर छोड़ो, ये ट्रैश सोर्ट्समैन है, इससे कुछ नहीं होगा। मेरे माउथ का कॉर्नर कोल्ड स्मोक में कर्ल हो जाता है और मैं बिना मुड़े बोलता है, शट अप। कॉर्नर का फेस डार्क हो जाता है, लेकिन नेक्स्ट इंस्टेंट सब फ्रीज हो जाते हैं जब मैं कैजुअली क्रैक्ड वुडन सोर्ड हवा में टॉस करता हूँ और बोलता हूँ, ब्लेड लाइट। उसी इंस्टेंट वो लकड़ी का टुकड़ा विंड के अगेंस्ट एक्सपैंड होकर एक गिगेंटिक ब्लेड बन जाता है, 2.5 मीटर लंबा, शिमरिंग लाइट से कवर्ड। सोर्ड और हर डायरेक्शन में लैश करता है और एक फ्यूरियस वॉर्टेक्स उठता है। मैं जंप करके उस ब्लेड के ऊपर स्टैंड करता हूं और एक स्ट्रीक ऑफ लाइट स्काई को टेयर करता हुआ वैनिश हो जाता हूं। 2.5 सेकंड्स की डेड साइलेंस के बाद सब शॉक में है। कोई बोलता है, ये क्या था, सोर्ड्समैन फ्लाई कर सकता है। कोई चिल्लाता है, इतना बड़ा ब्लेड कहां से आया, मिथिक इक्विपमेंट तो नहीं। कॉर्नर कंप्लीटली स्पीचलेस है, पहली बार उसके पास बोलने को कुछ नहीं है। लेया बस एम्प्टी स्पेस को देखती रह जाती है और विस्पर करती है, ये ट्रैश सोर्ड्समैन था। और फिर आगे डार्क फॉरेस्ट के सेंटर में मैं ऑलरेडी सॉर कर रहा हूँ, गोल्डन लाइट में रेडिएट करता हुआ इन्फिनिट ब्लेड टेक्निक्स अनलीश करता हूँ। 10 डायरेक्शंस इंटेंट, डिसेंट ऑफ 10,000 ब्लेड्स, हेवन शेक कर देते हैं। फॉरेस्ट लेयर बाय लेयर ऑरा में रैप हो जाता है, यहाँ तक कि 10 किलोमीटर दूर कॉर्नर की टीम भी प्रेशर से कोलैप्स होने लगती है। सांस लेना मुश्किल हो जाता है और फिर बाउंडलेस इंटेंट कन्वर्ज होकर एक ब्लाइंडिंग स्फीयर बनता है। एक डेफनिंग रॉर के साथ पूरा डार्क फॉरेस्ट टूट जाता है। इंस्टेंट में कंप्लीट साइलेंस और बाद में कॉर्नर कंफ्यूज्ड होकर बस इतना बोलता है, व्हाट जस्ट हैपेंड। और उसकी टीम जब सेंटर की तरफ जाती है तो पूरी फॉरेस्ट कॉर्प्सेस से कारपेटेड मिलती है। मॉन्स्टर्स के बॉडीज एवरीवेयर, एलीट स्पेसिमेंस भी, एक भी लिविंग क्रीचर नहीं बचा होता। और कॉर्नर पूरी तरह स्टूपेफाइड खड़ा रह जाता है। उसने लियोन को देखा जब वो लिटरली स्काई में ऊपर राइज कर रहा था, और उस मोमेंट पर पूरा बैटलफील्ड एक एक्सट्रीम मैसेकर वाइब में था। और माइंड में बस एक ही थॉट घूम रहा था कि इतने केओस के बीच क्या वो सर्वाइव भी कर सकता है या नहीं। और तभी एग्जैक्ट सेकंड पर सबके माइंड में एक डंजन नोटिफिकेशन ब्लास्ट होती है, जैसे सिस्टम सीधे ब्रेन में इंजेक्ट हो गया हो। सोलो क्लियर, मैथिक इक्विपमेंट अवॉर्डेड। और बस उस एक लाइन ने सब कुछ फ्रीज कर दिया। डंजन के अंदर के लोग, फेडरेशन के बाहर के सिटीजन्स, सबके सब एकदम स्टैचू बन गए, जैसे टाइम ने पॉज मार दिया हो।
और अगले इंस्टेंट पूरा फेडरेशन पैनिक और शॉक में एक्सप्लोड हो गया, क्योंकि पिछले 20 ईयर्स से रूल्स आने के बाद आज तक एक भी सिंगल सोलो क्लियर सेम लेवल डंजन का नहीं हुआ था, और आज वो इम्पॉसिबल चीज हो गई थी। फेडरल लीजन्स और बड़े हाउसेस इंस्टेंटली इमरजेंसी काउंसिल्स कन्वीन करने लगे। सब एक दूसरे से रेस कर रहे थे कि इस लेजेंडरी फाइटर को पहले कौन रिक्रूट करेगा। और उधर जंजन के डीप अंदर कॉर्नर की टीम मुझे देखती है जब मैं बॉस की कॉप्स के साइड खड़ा होता हूँ। आसपास बस चीप लो लेवल इक्विपमेंट पड़ा होता है जो बिल्कुल एवरेज लगता है। कोई भी सस्पेक्ट नहीं करता कि मैंने अभी सीक्रेटली डंजन सोलो क्लियर किया है और माइथिक गियर ऑब्टेन किया है, क्योंकि ये पूरी तरह हिडन है और कोई क्लू नहीं देता। कॉर्नर 2 कदम में मेरे पास आता है और बोलता है, हाउ डिड यू फ्लाई ऑन अ सोर्ड। मेरी लिप्स ट्विच करती हैं। मैं बैरली खुद को रोकता हूँ उसे मॉक करने से, जो हमेशा मुझे नीचे देखता था। लेकिन अभी कार्ड्स रिवील करने की जरूरत नहीं है। मैं कैमली बोलता हूँ, आई अपेरेंटली हैव अ टैलेंट फॉर सोर्ड फ्लाइट। सब लोग फ्राउन करते हैं क्योंकि किसी ने भी ऐसी टैलेंट के बारे में नहीं सुना था, लेकिन कोई पुश नहीं करता क्योंकि वर्ल्ड में वियर्ड एबिलिटीज की कमी नहीं है। कॉर्नर बॉस की बॉडी की तरफ इशारा करता है और पूछता है, लियोन वॉज दैट यू। मैं हेड शेक करता हूं और बोलता हूं, जस्ट लुक एट मी, हाउ कुड आई पॉसिबली बी स्ट्रॉन्गर देन यू, ए ड्यूअल एलिमेंट मेज। उनके फेसेस तुरंत कंटेम्प्ट में ट्विस्ट हो जाते हैं। कॉर्नर बिना सोचे बोलता है, सो ही कैन फ्लाई। सो व्हाट, दैट्स स्टिल नॉट रियल पावर। और वो टर्न करके अपनी टीम के साथ चला जाता है। उसके बाद 2.5 डेज बाद मैं डार्क फॉरेस्ट के एंट्रेंस पर पहुंचता हूं और अपने इन्वेंट्री के सारे मटेरियल्स और स्किल बुक्स लो प्राइस में बेच देता हूं। बस एक बुक रखता हूं, फ्रॉस्ट ब्लेड आर्ट। और 5 डेज बाद मैं लेवल 50 डंजन फ्लेम रिज में एंटर करता हूं, जो फर्स्ट रैंक प्रोफेशनल्स के लिए भी सबसे लेथल प्लेस माना जाता है। वहां एलीट मॉन्स्टर्स, लेवल 50 ड्रैगन्स और हर तरफ डेथ ट्रैप जैसा एनवायरनमेंट होता है। इवन सेकंड और थर्ड रैंक टीम्स भी यहाँ मैसिव लॉसेस सफर करते हैं। आउटर पेरिमीटर पर एक 6% टीम ऑलरेडी वेटिंग होती है। एक एक्स्ट्रावेगेंट लाइनअप जिसमें 3 सेकंड रैंक प्रोफेशनल्स लीड कर रहे होते हैं और उनकी इक्विपमेंट चमक रही होती है। मैं अचानक लाइट स्ट्रीक में उनके साइड अपीयर होता हूँ। टीम की गल गैस करती है क्योंकि मेरा इक्विपमेंट कंप्लीटली ऑर्डिनरी लगता है और मेरा लेवल सिर्फ 15 है। वो सोचती है कि लेवल 15 वाला फ्लेम रिज जैसे लेवल 50 डंजन में कैसे एंटर कर सकता है। वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, वो सोफी है, ऑरेलियस क्लैन की एल्डेस्ट डॉटर, जो फेडरेशन का सबसे पावरफुल हाउस है। एक डुअल एट्रीब्यूट मेक जैसे कॉर्नर, उसकी एक इक्विपमेंट सेट की कीमत 8 मिलियन गोल्ड है, लेकिन उसके लिए ये अमाउंट कुछ भी नहीं है। मैं उससे ठीक से इंटरेक्ट भी नहीं कर पाता कि एक वॉरियर मेरे चेस्ट में फिंगर जैब्स करता है और एरोगेंट फेस के साथ बोलता है, किड टायर्ड ऑफ लिविंग, हु ड्रैग्ड यू हियर। बाकी लोग भी तुरंत मॉकरी करने लगते हैं। मैं काम रहता हूं और मेंटली फास्टेस्ट राउट कैलकुलेट करता हूं रिच क्लियर करने का। मैं सोफी को देखकर सोचता हूं कि शायद वो नॉर्मल है, लेकिन बाकी लोग बस नॉइज है। तभी वॉरियर फिर से चिल्लाता है, आर यू डेफ और म्यूट? इफ दैट्स द केस आई कैन हेल्प यू लीव परमानेंटली। और वो 2-हैंडेड स्वॉर्ड स्विंग करता है। उनके नजरिए में पुअर लोग वर्थलेस हैं और मर्डर पर बस स्मॉल फाइन लगता है। सब मुझे ऐसे देख रहे होते हैं जैसे मैं ऑलरेडी डेड हूं, लेकिन अगले ही सेकंड सबके जॉस ड्रॉप हो जाते हैं। बेच की आइज बाहर आने वाली होती है। 6 लोग फ्रीज हो जाते हैं। मैं स्काई में राइज करता हूं और स्वॉर्ड ऊपर शूट करती है, क्लाउड्स को पियर्स करते हुए, और इंस्टेंट में मैं फ्लेम रिज के टॉप पर खड़ा होता हूं। फ्रॉस्ट ब्लेड आर्ट अब इवॉल्व होकर फ्रॉस्ट इंटेंट ब्लेड मैंटल बन चुकी होती है। ये स्किल जैसे इस प्लेस के लिए ही बनी हो। एक स्विंग में 10 किलोमीटर तक सब फ्रीज हो जाता है। मैं टेक्निक आफ्टर टेक्निक अनलीश करता हूं और पूरा रिज टेम्परेचर क्रैश हो जाता है। हर डायरेक्शन में 10 किलोमीटर तक फ्रोजन वेस्टलैंड बन जाता है। जो लोग 1 मिनट पहले फायर में स्ट्रगल कर रहे थे, अब फ्रॉस्ट में शिवर करते हुए स्टक है। और तभी सबके माइंड में फिर वही नोटिफिकेशन आती है, सोलो क्लियर, माइथिक इक्विपमेंट अवॉर्डेड। और फेडरेशन एक बार फिर शॉक में आ जाता है। 6 लोग ऊपर देखते हैं और मुझे क्लाउड्स के नीचे खड़ा देखते हैं। उनके माइंड में डर आता है कि लेवल 15 सोर्समैन ने फ्लेम रिज सोलो क्लियर कर दिया, जो इम्पॉसिबल माना जाता था। इवन ऑरेलियस क्लैन की फुल एलीट फोर्स भी इसे अटेम्प्ट नहीं करती। सोफी चुप खड़ी रहती है और मेरी तरफ देखती है जैसे ऑब्सेशन और एडमिरेशन मिक्स हो रहा हो। फेडरेशन फिर से chaos में चला जाता है क्योंकि डार्क फॉरेस्ट और फ्लेम रिज दोनों क्लियर्स का कोई क्लू नहीं मिलता। फेडरल लीजन्स और ग्रेट हाउसेस फिर इमरजेंसी काउंसिल्स करते हैं, लेकिन किसी को आइडिया नहीं होता कि दोनों क्लियर्स एक ही पर्सन ने किए हैं, और वो भी एक लेवल 15 फर्स्ट रैंक सोर्ड्समैन। और उसी इवनिंग फैमिली डिनर में फादर कॉर्नर की प्लेट में फूड भरता रहता है और उसे इंकरेज करता है मिलिट्री एकेडमी एग्जाम के लिए। कॉर्नर फुल कॉन्फिडेंस में रहता है क्योंकि वो रेयर डुअल एट्रीब्यूट मेज है। मुझे पूरी तरह इग्नोर किया जाता है। मदर सीक्रेटली मेरे प्लेट में मीट रखती है, लेकिन फादर उसे ग्लेयर करता है। वो कहता है, ही इज एन एडल्ट, रिस्पेक्ट दिखाना चाहिए, और फिर कॉर्नर को सपोर्ट करता है। मैं साइलेंटली सब देखता हूँ और अंदर बिटरनेस फील करता हूँ। फिर मैं धीरे से बोलता हूँ, मैं भी एग्जाम दे रहा हूँ। फादर स्नॉट करता है और कहता है, क्या तुम मुझे डिसग्रेस करने की कोशिश कर रहे हो? और अंदर कुछ स्नैप करता है। मैं कामली बोलता हूँ, मैं जा रहा हूँ, कोई मुझे नहीं रोक सकता। मैं बिना पीछे देखे खड़ा हुआ और वहां से निकल गया। पीछे से फादर की रॉर गूंजती है, हाउ डेयर यू। मदर तुरंत बीच में आ जाती है और किसी तरह सिचुएशन को काम करती है, और आखिर में फादर गुस्से से भड़कते हुए फिर से बैठ जाता है। पूरा रूम टेंशन से भरा हुआ था। अपने रूम में पहुंचकर भी मैं उन दोनों की कॉन्वर्सेशन सुनता रहता हूँ, और वही बातें मेरी नींद को पूरी तरह तोड़ देती हैं। उन्होंने पहले ही लेया की फैमिली के साथ सब अरेंज कर लिया था। जैसे ही कॉर्नर सेक्रेट मिलिट्री एकेडमी में एंटर करेगा, उसकी ऑफिशियली एंगेजमेंट अनाउंस हो जाएगी। ये बात मेरे माइंड में फिट ही नहीं होती। वो तो मेरी फियांसे होने वाली थी,
लेकिन अब वो मेरे ही ब्रदर की वाइफ बनने जा रही थी। अगले दिन ब्लू स्टार के अलग अलग हिस्सों से स्टूडेंट्स फेडरल मिलिट्री एकेडमी के गेट्स पर इकट्ठा होते हैं। कॉनर और मैं दोनों वहां मौजूद थे। तभी एक मेलोडिक वॉइस गूंजती है, कॉनर ओवर हियर। सोफी ग्रेसफुल स्टेप्स के साथ आती है। उसके साथ ऑरेलियस क्लैन के पर्सनल गार्ड्स होते हैं। मुझे देखते ही वो थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो जाती है। इट्स यू। कॉनर उसे देखकर शॉक में पूछता है, लेडी सोफी, यू नो माई ब्रदर। तभी सोफी को रियलाइज होता है कि मैं कॉनर का ओल्डर ब्रदर हूँ। उसी मोमेंट पर एक और ब्राइट वॉइस आती है और लिया दौड़कर कॉनर के पास आती है और उसका आर्म पकड़ लेती है। मैं बिना समय वेस्ट किए इमीडिएटली टर्न अवे कर देता हूँ। मुझे इस गोल्ड डिगर को देखना भी नहीं था। और फिर मेरी नजर सोफी से मिलती है। वो मुझे क्यूरियोसिटी से ऑब्जर्व करती है। उसके माइंड में फ्लैश होता है, लेवल 18 सोर्ड्समैन। लेकिन फ्लेम रिज में तो वो लेवल 15 था और सोलो क्लियर भी उसी टाइम हुआ था। फिर वो थॉट खुद ही डिसॉल्व हो जाता है। एब्सर्ड, लेवल 18 पर ये इम्पॉसिबल है। लिया मुझे क्रूकेट स्मर्क के साथ देखती है। तू भी आ गया। मत बता देना कि तू सच में सोचता है कि तू मिलिट्री एकेडमी में जा सकता है। मैं उसकी तरफ देखता हूँ और कामली बोलता हूँ, नन ऑफ योर बिजनेस। हु आर यू टू लुक डाउन ऑन मी। कॉनर तुरंत पैनिक में आता है कि कहीं क्लैश ना हो जाए और बीच में बोल देता है, इनफ, बोथ ऑफ यू। वो लेया का हैंड पकड़कर रजिस्ट्रेशन काउंटर की तरफ ले जाता है। मैं कोल्ड स्माइल के साथ फॉलो करता हूँ। रजिस्ट्रेशन इंस्ट्रक्टर मेरी स्टैट्स देखकर और लेवल 18 देखकर डिसमिसिव हाथ हिला देता है। किड, दिस इज फेडरल मिलिट्री एकेडमी। रजिस्ट्रेशन फी 3000 गोल्ड। मैं साइलेंटली 3000 गोल्ड निकालकर टेबल पर रख देता हूँ। इंस्ट्रक्टर थोड़ा सरप्राइज्ड होता है लेकिन कुछ बोलता नहीं और डॉक्यूमेंट्स फिल कर देता है। कॉनर को इवन नोटिस नहीं होता कि मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया, लेकिन सोफी मेरी हर मूवमेंट को नोटिस कर रही होती है। 3000 गोल्ड ऑर्डिनरी लोगों के लिए ह्यूज अमाउंट था। कॉनर को भी फैमिली सपोर्ट लेना पड़ा था, लेकिन मैंने बिना किसी हेजिटेशन के पे कर दिया। सोफी के माइंड में डाउट बढ़ जाता है। ये सिंपल नहीं है। रजिस्ट्रेशन के बाद एग्जाम स्टार्ट होता है। सेंट्रल स्क्वायर में एक लेवल 30 इल्यूजन डंजन डिप्लॉय किया गया था। यहाँ रियल थ्रेट नहीं था, बस मॉन्स्टर्स को किल करके पास करना था। कैंडिडेट्स एक एक करके एंटर करते हैं। 300 में से सिर्फ 12 लोग बैरली पास कर पाते हैं। एग्जामिनर सही करता है, दिस ईयर बैच इज वीक। फिर कॉनर आगे बढ़ता है। अपने डुअल एट्रीब्यूट्स के साथ वो डंजन में ऐसे मूव करता है जैसे वहां कोई ऑब्स्टिकल ही नहीं हो। कुछ ही मिनट्स में वो बॉस चेंबर तक पहुंच जाता है और 1 मिनट से भी कम में बॉस को डिफीट कर देता है। क्राउड चीयर्स में एक्सप्लोड हो जाता है और एलियस सपोर्टर्स खुश हो जाते हैं। अब मेरा टर्न आता है, लास्ट, क्योंकि इंस्ट्रक्टर ने मुझे वीक समझकर एंड में डाल दिया था। कॉनर मुझे देखकर शॉक हो जाता है कि मैंने सच में रजिस्टर किया है। सोफी की आंखों में एंटिसिपेशन और कंफ्यूजन दोनों है। लिया सार्कास्टिकली बोलती है, कॉनर, क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने वेडिंग मनी भी इसी पर वेस्ट कर दिया? एग्जामिनर लाउडली अनाउंस करता है, फाइनल कैंडिडेट लियोन, क्लास सोर्ड्समैन, लेवल 18। क्राउड बर्स्ट इनटू लाफ्टर। सबको लगता है ये मजाक है। लेवल 18 सोर्ड्समैन बिना इक्विपमेंट के लेवल 30 डंजन में, कोई चांस ही नहीं। मैं कामली डंजन के अंदर एंटर करता हूँ। डार्क फॉरेस्ट जैसा इल्यूजन था, मिस्ट से भरा हुआ। मैं बिना हेजिटेशन आगे बढ़ता हूँ और अगले ही पल पूरा फॉरेस्ट क्रीम से भर जाता है। थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स स्काई में उड़ जाते हैं। मेरी फिगर ब्लर हो जाती है जैसे सिस्टम इंटरफियरेंस हो रहा हो। बाकी सब क्रिस्टल क्लियर रहता है। फिर डीप फॉरेस्ट में एक ब्लाइंडिंग लाइट बर्स्ट होती है और पूरा इल्यूजन फ्लड हो जाता है। अगले ही इंस्टेंट एक डेफनिंग रॉर होता है और शॉकवेव पूरे स्क्वायर में फैल जाती है। कुछ सेकंड्स बाद पूरा इल्यूजन डंजन कंप्लीटली वैनिश हो जाता है और मैं वहां स्टैंडिंग रहता हूँ, हैंड्स बिहाइंड बैक, शिमरिंग लाइट में। पूरा फील्ड एक्सप्लोर हो जाता है। गॉड, उसने पूरा डंजन ही डिस्ट्रॉय कर दिया। लोग शॉक में बोलते हैं, डज दैट इवन काउंट एज अ क्लियर? कोई पूछता है, ये टेक्निक क्या थी? स्प्लिटिंग द स्काई, टीयरिंग द अर्थ। कॉनर मुझे घूरता है, लिप्स टाइटली प्रेस्ड। समझ ही नहीं पा रहा कि एक ट्रैश सोर्ड्समैन ने ऐसा कैसे कर दिया। वो खुद को कन्विंस करता है, कोइंसिडेंस है, डुअल एलिमेंट मेज से कंपेयर नहीं हो सकता। लेया स्टंट खड़ी रहती है, उसके माउथ से आवाज नहीं निकलती। सोफी मुझे देखती है और उसकी आंखों में साफ एडमिरेशन दिखती है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि मैं ऑलरेडी सेकंड रैंक लेवल 20 पर पहुंच चुका हूं। फ्लेम रिज क्लियर करने के बाद मेरी एक्सपीरियंस और इक्विपमेंट दोनों ड्रास्टिकली इंक्रीज हो चुके थे। ऊपर से माइथिक ऑरेंज रैंक इक्विपमेंट ने मेरी पावर को और मल्टीप्लाई कर दिया था। एग्जामिनर स्टन्ड होकर बोलता है, कैन अ स्वॉर्ड्समैन पोजेस सच स्ट्रेंथ? और फाइनली अनाउंस करता है, एग्जाम कंप्लीट, प्रिलिमिनरी सिलेक्शन लिस्ट हैज बीन डिटरमाइंड। अगले स्टेज के लिए 3 महीने दिए गए थे और रूल साफ था, ऑल बिलो 4th रैंक आर ऑटोमेटिकली एलिमिनेटेड। कॉनर मेरे पास आता है, उसके चेहरे पर एक स्ट्रेन्ड स्माइल था। कांग्रेचुलेशंस लियोन, लेकिन ये सिर्फ प्रिलिमिनरी राउंड है। उम्मीद करता हूं तुम 3 महीने में 4th रैंक रीच कर लोगे, फिर फाइनली पता चलेगा कौन स्ट्रॉन्गर है। उसके लॉजिक सिंपल थे, उसके पीछे पावरफुल फैमिली और पर्सनल इंस्ट्रक्टर्स खड़े थे, इसलिए उसके लिए 4th रैंक ऑलमोस्ट गारंटीड था। लेकिन मेरे केस में मेरी इनसेन कॉम्बैट पावर के बावजूद कोई भी ग्रेट हाउस एक रैंडम सोर्ड्समैन पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। यही मेरी सबसे बड़ी वीकनेस थी। मैं कोई जवाब नहीं देता। तभी मुझे नोटिस होता है कि रिपोर्टर्स चारों तरफ से क्लोज इन कर रहे हैं। मैं भौहें सिकोड़ता हूं और बिना टाइम वेस्ट किए सोर्ड फ्लाइट से तुरंत स्काई में सॉर कर जाता हूं। पूरा क्राउड एक्सप्लोड हो जाता है। हु इज ही? ही इज फ्लाइंग। क्या यही फ्लेम रिज वाला है? अगर ये वही है तो इसे सोर्ड गॉड का टाइटल मिलना चाहिए। सोफी मुझे जाते हुए देखती है। उसके फेस पर कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन था, एडमिरेशन, कंफ्यूजन और क्यूरियोसिटी सब मिक्स थे। उसके माइंड में बस एक थॉट घूमता है, इतनी पावर वाला इंसान एग्जिस्ट कैसे कर सकता है और फिर भी कोई उसके बारे में जानता क्यों नहीं? कॉनर का एंगर बॉयल कर रहा था, फिस्ट्स टाइटली क्लेंच्ड।
उसके लिए अनएक्सेप्टेबल था कि उसकी क्लास और बैकग्राउंड के बावजूद वो लियोन से पीछे रह गया था। जस्ट वेट, 3 महीने में गैप दिखा दूंगा। एग्जाम ग्राउंड से बाहर आने के बाद मुझे कोई खास खुशी नहीं होती। आगे सिर्फ 3 महीने थे नेक्स्ट राउंड तक, और मुझे 4th रैंक रीच करना था, मतलब नॉन स्टॉप लेवलिंग। मैं ड्रॉप हुए इक्विपमेंट को काउंट करता हूँ। पर्पल रैंक 1425 पीसेस, ब्लू 658, साइन 85, ग्रीन 9, ऑरेंज 2। ज्यादातर नॉर्मल लोग पर्पल और ब्लू ही यूज करते हैं। पर्पल सेकंड रैंक आइटम कुछ 100 से 1000 गोल्ड में आता है, ब्लू थाउजेंड्स में, साइन टेंस ऑफ थाउजेंड्स में, और बहुत रेयर होता है। कुल मिलाकर मेरे एसेट्स 1 मिलियन गोल्ड से भी ज्यादा थे, लेकिन मेरी अटेंशन सिर्फ 2 माइथिक आइटम्स पर थी। बो ऑफ डार्कनेस, ऑरेंज रैंक, अटैक 1000, अटैक स्पीड 60%, क्रिट 20%, आर्मर पेनिट्रेशन 20, पैसिव स्किल डार्क शैकल्स, टारगेट को डार्कनेस के अंदर जकड़ देता है। मार्केट में इसकी वैल्यू इजीली 10 मिलियन गोल्ड तक थी, और आर्चर्स इसके लिए लड़ भी सकते थे। और दूसरा फ्लेम किंग्स ब्लेड, ऑरेंज रैंक, अटैक 1000, अटैक स्पीड 50%, क्रिट 20%, आर्मर पेनिट्रेशन 20, पैसिव स्किल फ्लेम, 300 ट्रू डैमेज पर सेकंड, लेवल के साथ बढ़ता है। ब्लेड खुद आग से जलता रहता है। ये वर्ल्ड का बहुत रेयर ड्रॉप था। मैं खुद भी थोड़ा हैरान था। दोनों क्लियर से मुझे माइथिक वेपन्स मिल गए थे, बॉ ऑफ डार्कनेस और फ्लेम किंग्स ब्लेड। किस्मत सच में मेरे साथ थी। बॉ मेरी क्लास को सूट नहीं करता था, इसलिए मैं उसे बेचने का सोचता हूँ। अगर सब सही चला तो मैं करोड़ों गोल्ड का मालिक बन जाऊंगा, लोकल हिसाब से काफी अमीर। पैसे मेरे लिए आसान लगने लगे थे, लेकिन सिर्फ मेरे लिए। बाकी लोग डंजन क्लियर करने के लिए पूरी गिल्ड और आर्मी लगाते हैं, और खर्च बहुत ज्यादा होता है। घर वापस आकर मैं देखता हूँ कि फादर, मदर और कॉर्नर न्यूज देख रहे हैं। स्क्रीन पर एक बिना चेहरे वाला इंसान स्काई में उड़ रहा था, और उसके बाद की ताकत से पूरा माउंटेन साफ हो जाता है। मदर शॉक्ड होकर बोलती है, इनक्रेडिबल, सिर्फ आफ्टर शॉक ने सब खत्म कर दिया। फादर पहली बार रिस्पेक्ट से कहता है, उसकी ताकत समझ से बाहर है। मैं वहीं फ्रीज हो जाता हूँ। वेट, वो मैं हूं। कॉर्नर एक्साइटेड होकर बोलता है, मैं वहां था, मैंने उसे देखा, बिल्कुल इंसेन था। अगर तुम होते तो तुम्हारा दिमाग घूम जाता। वो ऐसे बोल रहा था जैसे वही हीरो हो। मैं सुनकर समझ नहीं पाता कि हंसू या चुप रहूं। पूरा वर्ल्ड मुझे स्वॉर्ड गॉड नाम से जान चुका था, जबकि मैं खुद अभी सिर्फ 2nd रैंक था। फादर सीरियस होकर कहता है, पूरी लाइफ में ऐसा कभी नहीं देखा। अकेले गोल्डन डंजन क्लियर करना समझ से बाहर है। कॉर्नर जोड़ता है, मेरे इंस्ट्रक्टर ने कहा था, एक स्वॉर्ड गॉड पूरे गिल्ड के बराबर होता है। जो इसे रिक्रूट करेगा वो सबसे ऊपर पहुंच जाएगा। वो अफसोस करता है, काश हम उसे पा पाते। मैं मन ही मन सोचता हूं, ये तो बस एक्सपेरिमेंट था। मैंने बस 10,000 ब्लेड्स का टेस्ट किया था, और अब पूरा फेडरेशन मुझे ढूंढ रहा था। तभी कॉर्नर गर्व से बोलता है, मॉम, डैड, मैं मिलिट्री एकेडमी का प्रिलिमिनरी सिलेक्शन पास कर गया हूं। सब खुश हो जाते हैं। मैं शांत आवाज में बोलता हूं, मैंने भी पास किया है। फादर तुरंत घूरता है, एक स्पोर्ट्समैन कैसे पास कर सकता है? कहीं चीटिंग तो नहीं की? उसकी सोच में स्पोर्ट्समैन मतलब बेकार इंसान था। मेरे मन में गुस्सा और चुप्पी भर जाती है। मैं शांत होकर कहता हूं, कॉर्नर वहां था, उससे पूछ लो। सबकी नजरें कॉर्नर पर जाती हैं, लेकिन वो चुप हो जाता है और नजरें फेर लेता है। फादर बोलता है, पासिंग से कुछ नहीं होता, स्पोर्ट्समैन इस घर के लायक नहीं है। मदर बीच में बोलती है, लियोन भी पास हुआ है। लेकिन फादर भड़क जाता है, ऐसी क्लास सिर्फ पैसा खाती है। हमारा भविष्य सिर्फ कॉर्नर है, डुअल मैजिक वाला। पहले से ही उसके लिए स्पॉन्सर्स की लाइन लगी हुई थी। ये पूरा सीन ऐसा था जैसे हेवन और अर्थ का फर्क साफ दिख रहा हो। मेरा दिल जैसे पत्थर की तरह नीचे गिर गया। तो फादर के लिए मेरी वैल्यू इतनी ही है, यही सोचकर अंदर कुछ टूटता है। लेकिन उसी टूटन के अंदर एक आग भी जल उठती है। मैं अपने आप से क्वाइटली डिसाइड करता हूं, मैं सेक्रेड मिलिट्री एकेडमी जाऊंगा। मैं 4th रैंक रीच करूंगा, अकेले, बिना किसी की हेल्प के। तो उसी मोमेंट में ठान लेता हूं कि अब घर छोड़ दूंगा, अपना अलग रूम रेंट करूंगा, अकेले रहूंगा, और हर एक सेकंड ट्रेनिंग और लेवलिंग में लगाऊंगा। यहां रहना अब सिर्फ टॉर्चर था। तभी कॉर्नर खुशी से एक और न्यूज अनाउंस करता है, ऑरेलियस फैमिली ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और उसे एक विला भी गिफ्ट किया है। वो पूरे फैमिली को वहां मूव करने का ऑफर देता है। फादर के फेस पर खुशी आ जाती है। मैं कामली बोलता हूं, मैं नहीं जाऊंगा। मदर परेशान होकर मेरी तरफ देखती है। फादर बीच में ही काट देता है, ठीक है, उसे यही पुराने घर में साफ सफाई करने दो। अगली सुबह मैं जल्दी निकल जाता हूँ। इक्विपमेंट सेल करके मूव करने के लिए मैं लग्जरी कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट की तरफ जाता हूँ। मेरा गोल था बॉ ऑफ डार्कनेस बेचना। जैसे ही मैं अंदर एंटर करता हूँ, एक सुंदर वुमन प्रोफेशनल अटायर में मेरे पास आती है। आर यू बाइंग और सेलिंग? उसका नाम रूबी है, लग्जरी डिस्ट्रिक्ट की मैनेजर। वो मुझे ऊपर से नीचे ऑब्जर्व करती है। उसके माइंड में सिंपल असेसमेंट बनता है, युवा लड़का, 1000 गोल्ड से भी कम के कपड़े, क्लियरली इनएक्सपीरियंस्ड, बस टाइम पास करने आया होगा। मैं कामली बोलता हूँ, मैं इक्विपमेंट सेल कर रहा हूँ। रूबी थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, जैसे उसे भरोसा ही नहीं होता इतने सिंपल कपड़ों में और इक्विपमेंट सेल। वो शक से पूछती है। मैं हल्का सा आईब्राउ उठाता हूँ और बोलता हूँ, मेरे पास ऑरेंज रैंक माइथिक इक्विपमेंट है, संभाल पाओगी? ये सुनते ही रूबी का कान टूट जाता है। सर, आपका नाम? उसकी आवाज बदल जाती है, प्लीज वीआईपी रूम में आइए। कुछ ही मिनट्स बाद मैं वीआईपी रूम में बैठा हूँ, हाथ में कॉफी है। रूबी अभी भी पूरी तरह बिलीव नहीं कर पा रही थी।
माइथिक इक्विपमेंट दुनिया में गिनती के ही होते हैं। फिर मैं बो ऑफ डार्कनेस निकालता हूँ। एक डार्क एनर्जी की वेव पूरे बो के आसपास फैल जाती है। कमरे की लाइट जैसे धीमी पड़ जाती है। रूबी उसे देखकर नजरें हटा ही नहीं पाती। जैसे ही वो स्टैट्स पढ़ती है, उसका शॉक और बढ़ जाता है। ऐसा ऑरेंज वेपन पहले कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया गया था। उसके माइंड में थॉट फ्लैश होता है, कल ही डार्क फॉरेस्ट क्लियर हुआ था, कहीं ये स्वॉर्ड गॉड तो नहीं। वो मुझे गौर से देखती है, जैसे साइलेंटली कॉन्फर्मेशन मांग रही हो, लेकिन मैं शांत रहता हूँ। स्वॉर्ड गॉड का नाम अभी पब्लिक करना मेरे लिए खतरनाक था, इसलिए मैं कामली बोलता हूँ, मैं किसी और की तरफ से बेच रहा हूँ। रूबी कंफ्यूज हो जाती है। स्वॉर्ड गॉड। वो मुझे फिर देखती है और इंटरनली डाउट करती है। उसके हिसाब से मैं बैरली 20 साल का लग रहा था। ऐसी पावर इम्पॉसिबल थी। वो धीरे से बोलती है, तो आप उसे पर्सनली जानते होंगे? मैं ठंडे स्वर में कहता हूं, तुम्हें इससे क्या मतलब, बताओ, खरीदोगी या नहीं? रूबी तुरंत खुद को संभाल लेती है और अपॉलॉजी करती है। वो प्रॉमिस करती है कि कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं करेगी। वो कहती है कि अगर मैं चाहूं तो ऑक्शन भी ऑर्गेनाइज कर दिया जाएगा। मैं कहता हूं ठीक है। रूबी वो लेकर बाहर जाती है। उसके जाते ही मैं और आइटम्स बाहर निकालता हूं। ग्रीन से प्लैटिनम रैंक तक का ढेर। टेबल पर हजारों पीसेस इक्विपमेंट रखे होते हैं। रूबी जब वापस आती है तो उसकी आंखें फैल जाती हैं। उसके लिए माइथिक लेजेंड था, लेकिन ये पूरा पाइल मार्केट की बैकबोन था। इसकी वैल्यू आसानी से 10 मिलियन गोल्ड से ऊपर थी। अब रूबी मुझे बिल्कुल अलग नजर से देखने लगती है। अच्छा हुआ उसने पहले मुझे बाहर नहीं निकाला, वरना इतना बड़ा कमीशन हाथ से निकल जाता। वो बताती कि ऑर्डिनरी इक्विपमेंट जल्दी सेल हो जाएगा, लेकिन बो ऑफ डार्कनेस में थोड़ा टाइम लगेगा। फिर वो बाहर चली जाती है। मैं अकेला बैठकर अपने कुछ पर्सनल आइटम्स निकालता हूँ। फ्लेम ब्रेस्टप्लेट, फ्लेम ग्रीव, फ्लेम हेल्म, पूरा फ्लेम सेट, साथ में फ्लेम किंग्स ब्लेड के साथ कंबाइन करके मेरी अपीयरेंस पहले से कई गुना बेहतर हो जाती है। अब मैं रैग नहीं, एक प्रॉपर एक्सपर्ट लग रहा था। मैं ऑलरेडी सेकंड रैंक पहुंच चुका हूं। इसका मतलब था कि मैं अब ज्यादातर प्रोफेशनल से ऊपर था। अगर मैं अपनी किलिंग टेक्निक्स यूज करूं तो थर्ड रैंक फाइटर्स तक से फाइट कर सकता हूं। मैं बाहर निकलता हूं। हे, लॉन्ग टाइम नो सी। पीछे से एक वॉइस आती है। एक एक्सपेंसिव सूट वाला आदमी मेरे पास आता है और मुस्कुराकर मेरे शोल्डर पर हाथ रख देता है। उसकी आंखें मेरे क्लोथ स्कैन करती हैं और उसमें तुरंत कंटेम्प्ट आ जाता है। उसका नाम माविन था, हाई स्कूल का क्लासमेट। उसके साथ अच्छे मेमोरीज नहीं थे। स्कूल के टाइम पर मेरी एक वेल्थी गर्लफ्रेंड थी। माविन ने एक रिच हेयर के साथ मिलकर मुझे बिथरे किया और धीरे धीरे मुझे रिलेशनशिप से बाहर कर दिया। लेकिन उनका प्लान भी फेल हो गया क्योंकि लड़की किसी में इंटरेस्टेड ही नहीं हुई। माविन ने एक दोस्त को बेच दिया था, लेकिन उसे कुछ मिला नहीं। अब उसकी सक्सेस सिर्फ एक चीज पर टिकी थी, वो उस रिच यंग मास्टर से चिपका रहा। वो मुस्कुराकर बोलता है, ब्रो, ऑनेस्टली केयर करता हूं, हेल्प करना चाहता हूं। यंग मास्टर लूकास ने कहा है कि अगर तुम मोना को बोल दो कि तुम उसके लायक नहीं हो तो तुम्हें 1 मिलियन गोल्ड साल की जॉब मिल जाएगी। मैं धीरे से आंखें संकरी करता हूं। कितना अजीब है। मैं ठंडे स्वर में पीछे मुड़ता हूं। अभी के लिए इतना ही काफी है। मार्विन पीछे से फिर बोलता है, लियोन, अभी भी मोना के बारे में सोच रहे हो? सोचे दो, तुम जानते भी हो वो कितनी स्ट्रांग हो चुकी है। और लूकास, दोनों 4th रैंक पहुंच चुके हैं। 2 मंथ्स में सेक्रेड मिलिट्री एकेडमी का एग्जाम देंगे। तुम और मैं बस ऑर्डिनरी लोग हैं, अलग दुनिया। वो आगे जोड़ता है, लूकास को झुक जाओ, मिलियन गोल्ड मिल जाएगा। मैं हल्की कोल्ड हंसी हंसता हूं। फॉरगेट इट, मैं ट्रेन डॉग नहीं हूं। सीइंग दैट आई वोंट बज, माविन हार मान लेता है और फिर दिखावटी अफसोस के साथ बात बदल देता है। क्या अफसोस है? उसी समय उसका सेक्रेटरी आगे आता है। मिस्टर मार्विन, बो ऑफ डार्कनेस ऑक्शन शुरू होने वाला है, हमें जल्दी करना होगा। मैं थोड़ा हैरान हो जाता हूं क्योंकि ये बो अभी हाल ही में मार्केट में आया था और इतनी जल्दी बड़े फैक्शंस का ध्यान खींच चुका था। मतलब मार्विन यहां ली क्लैन की तरफ से इस वेपन के लिए आया है। वो घमंड से बोलता है, इसे किसी भी कीमत पर हासिल करूंगा। फिर मुझे देखकर कहता है, मैं तुम्हें साथ ले जाने वाला था ताकि तुम देख सको मिथिक इक्विपमेंट क्या होता है, लेकिन अब छोड़ो। मैं मुश्किल से हंसी रोकता हूं क्योंकि यह इंसान उस वेपन को देखने जा रहा है जो मैं खुद बेच रहा हूं। मैं हल्की मुस्कान के साथ वापस वीआईपी रूम में चला जाता हूं, जहां रूबी मुझे देखते ही खुश हो जाती है। मिस्टर लियोन, बो ऑफ डार्कनेस की ऑक्शन आधे घंटे में शुरू होगी। कई बड़े बायर्स आ रहे हैं। उसकी एक्साइटमेंट बहुत तेज थी, जैसे उसके सामने कोई बहुत बड़ा खजाना बैठा हो। कुछ देर बाद वीआईपी रूम के स्क्रीन पर लाइव ऑक्शन शुरू हो जाता है। सभी बिड्स रियल टाइम में दिख रही थी। बो ऑफ डार्कनेस की स्टार्टिंग प्राइस 10 मिलियन गोल्ड थी और हर बार बढ़ोतरी 5 लाख गोल्ड की थी। ऑरेलियस फैक्शन ने 11 मिलियन से शुरुआत की और जल्दी ही प्राइस 13.5 मिलियन तक पहुंच गया। फिर स्पीड धीमी हो गई। किसी ने 15 मिलियन बिद किया और फिर सब शांत हो गया। मैं देखता हूं ग्रुपली यानी मार्विन का बिद। मैं हल्की मुस्कान देता हूं। मैं रूबी से पूछता हूं, क्या मैं खुद भी बिद कर सकता हूं? रूबी एक पल घबरा जाती है। तकनीकी रूप से हाँ, लेकिन अगर कोई आपको आउटबिड नहीं करता तो आपको खुद खरीदना पड़ेगा और कमीशन भी देना होगा।
मैं बिना रुके कहता हूं 19 मिलियन 5 लाख। रूबी शॉक में है, क्या आप सच में ऐसा कर रहे हैं? मैं शांत होकर कहता हूं सबमिट करो, और स्क्रीन पर प्राइस सीधे 15 मिलियन से 19.5 मिलियन पर चला जाता है। पूरा ऑक्शन हॉल जैसे जम जाता है, क्योंकि बो ऑफ डार्कनेस को इतना महंगा कोई नहीं मान रहा था। रूबी टेंशन में आ जाती है, क्योंकि अगर कोई इसे आउटबिड नहीं करता तो सेलर को भारी कमीशन देना पड़ेगा। दूसरी वीआईपी रूम में मार्विन गुस्से से सफेद पड़ जाता है। कौन है जो मुझे आउटबिड कर रहा है? उसे ली क्लैन से साफ आदेश मिला था कि वेपन वापस लेकर आना है, और अब अननोन कंपटीटर ने प्राइस बहुत ऊपर पहुंचा दिया था। उसकी सालों की सेविंग्स खतरे में पड़ जाती है। मैं स्क्रीन को ध्यान से देखता हूं। आखिरी सेकंड्स में नंबर 20 मिलियन पर रुक जाता है। मैं धीरे से सांस छोड़ता हूं। रूबी शॉक में पूछती है, तुम्हें कैसे पता था कोई और बिड करेगा? मैं बस हल्की रहस्यमयी मुस्कान देता हूं। मुझे ऑक्शन के बाद रूबी रिपोर्ट देती है 1000 से ज्यादा पीसेस इक्विपमेंट, 13 मिलियन 4,50,000 गोल्ड प्लस ऑक्शन से 20 मिलियन माइनस 10% कमीशन। टोटल 31 मिलियन 4,50,000 गोल्ड अकाउंट में आ जाता है। कुछ सेकंड्स बाद ह्यूज ट्रांसफर कंफर्म हो जाता है। अब मेरे पास घर लेने जितना पैसा था, लेकिन मैं सबसे पहले ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म खोलकर एक रेयर स्किल बुक खरीदता हूं, स्वॉर्ड डिस्ट्रक्शन आर्ट। इन्फिनिट ब्लेड इंटेंट के बाद यह बदलकर डांस ऑफ द स्वॉर्ड डीमन बन जाता है, जो थोड़े समय के लिए शक्ति को 200% बढ़ा देता है। मेरा दिल तेज धड़कता है, क्योंकि ऐसी स्किल के लिए लोग लड़ते हैं, और इसका आगे भी एवोल्यूशन स्टेज है, जहां यह बढ़कर 1000% तक जा सकता है। मैं अपना काम खत्म करके सीधे विला डिस्ट्रिक्ट जाता हूं और 10 मिलियन गोल्ड में एक बड़ा मैंशन खरीद लेता हूं। सेल्स वुमन वहीं शॉक में खड़ी रह जाती है। अपने नए घर को देखकर मुझे अचानक मां को कॉल करने का मन होता है। दूसरी तरफ किचन की आवाज आती है। मां थोड़ी परेशान लगती है, क्योंकि वो पूरे दिन से मुझे कांटेक्ट नहीं कर पाई थी। मैं थोड़ी देर रुकता हूं कि विला के बारे में बताऊं या नहीं। तभी पीछे से पिता की आवाज आती है, मुंह के दिन यह लड़का कहां गायब हो गया? मेरा चेहरा थोड़ा ठंडा हो जाता है, क्योंकि वे पहले ही कॉनर के साथ विला में शिफ्ट हो चुके थे। मैं बस कहता हूं कि मुझे खाना और रहने वाली नौकरी मिल गई है। 2.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और मैं वही रहूंगा। उनसे चिंता न करने को कहता हूं और बाद में मिलने की बात करता हूं। कॉल खत्म हो जाती है। मैं खाली विल को देखता हूं और अंदर गहरी चुप्पी छा जाती है। फिर मेरी आंखों में कठोरता आ जाती है। सीक्रेट मिलिट्री एकेडमी के जीनियसेस के खिलाफ लड़ाई। दिलचस्प होगा। लूकस, ली, मोना, कॉनर सब वही होंगे। मतलब मुझे और तेज मजबूत होना पड़ेगा। मैं एक पल भी बर्बाद नहीं करता और तुरंत विला छोड़कर गोस्ट फॉरेस्ट डंजन की तरफ निकल जाता हूं। यह सेकंड रैंक डंजन था, फ्लेम रिज से भी ज्यादा खतरनाक। अंदर हर जानवर सेकंड रैंक का था। एडमिनिस्ट्रेटो मेरी ताकत देखकर मुझे अंदर जाने देता है। बाहर सैकड़ों सेकंड रैंक एक्सपर्ट्स खड़े थे। हर किसी की ऑरा बहुत तेज थी, जो फ्लेम रिज को भी छोटा बना दे। लेकिन यहां सेकंड रैंक सिर्फ आउटर रिम था और सेंटर जोन में थर्ड रैंक डंजन था, क्योंकि गोस्ट फॉरेस्ट फ्यूजन मैप था। एडमिनिस्ट्रेटो मुझे देखकर हल्की मुस्कान देता है, जैसे देख रहा हो कि मैं आगे क्या करने वाला हूं। इतना वीक सेकंड रैंक किड यहां से निकल जाए तो अच्छा है, वरना बस कैनन फॉडर बन जाएगा। मैं बिना हेड के मना कर देता हूं, क्योंकि गोस्ट फॉरेस्ट में सेकंड रैंक आइटम्स का सबसे हाई ड्रॉप रेट था और उसमें स्वॉर्ड हार्ट भी मिलने की संभावना थी, जो मेरी पावर को शार्प बूस्ट देने वाला था। एडमिनिस्ट्रेटर श्रक करता है और पोलाइट तौर पर मुझे एक स्ट्रॉन्ग टीम में असाइन कर देता है। एंट्री के लिए एग्जैक्टली 5 लोगों का ग्रुप जरूरी था, कोई एक्सेप्शन नहीं। जैसे ही वे मुझे देखते हैं, उनके चेहरे इंस्टेंटली डार्क हो जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर ने हमारे साथ एक वीकलिंग जोड़ दिया। मैं उनकी ऑरा से उन्हें क्विकली असेस करता हूं। पावरफुल सेकंड रैंक फाइटर्स, 1250 से ऊपर। मैं अभी अभी सेकंड रैंक में आया था। गैप बहुत बड़ा था। एक यंग मैन बाउ शोल्डर पर रखकर इरिटेट होकर बोलता है, ये क्या है? मजाक है? हमारे साथ डेड वेट लगा दिया गया। प्रीस्ट डिस्कस से बोलता है, ये लेवल 20 है, इस बर्डन है। वे खुलेआम मुझे इंसल्ट करते हैं जैसे मैं वहां हूं ही नहीं, लेकिन मैं इम्पैसिव फेस के साथ खड़ा रहता हूं और समझ जाता हूं कि वे मुझे जानबूझकर प्रोवोक कर रहे हैं ताकि मैं खुद चला जाऊं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर का ऑर्डर डायरेक्टली चेंज नहीं हो सकता था जब तक मैं वॉलंटरीली रिफ्यूज न कर दूं। और तभी चारों मुझे मलिशियस ग्लेयर से घेर लेते हैं, बिना कुछ बोले प्रेशर बनाते हैं, लेकिन मैं एकदम खाम रहता हूं और हिलता नहीं हूं। वे प्लान बना लेते हैं कि मुझे अंदर लेकर बाद में छोड़ देंगे, क्योंकि 4 लोग काफी हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिट्स उनके लिए नॉर्मल था, लेकिन उनका प्लान मेरे लिए परफेक्ट था, क्योंकि मुझे वैसे भी सोलो वर्क करना पसंद था। जैसे ही हम डंजन में एंटर करते हैं, वे तुरंत ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं और वही मुझे चाहिए होता है। शॉर्ट फ्लाइट एक्टिवेट करता हूं और तेजी से आगे बढ़ जाता हूं, क्योंकि सेकंड रैंक आइटम्स मोस्टली बॉसेस से ड्रॉप होते हैं, इसलिए मेरा टारगेट सिर्फ बॉसेस था। घंटे बाद मैं बोन माउंटेन्स पहुंच जाता हूं।
जहां रूमर था कि सबसे पावरफुल सेकंड रैंक बॉस बोन जनरल रहता है। इन 2.5 घंटों में मैंने 3 बॉसेस मार दिए, लेकिन कोई भी यूजफुल आइटम नहीं मिला और मेरा लेवल बढ़कर सेकंड रैंक लेवल 40 हो गया। अब मैं 4th बॉस लोकेशन के सामने था, लेकिन जैसे ही मैं एंटर करने वाला था, पीछे से फुटस्टेप सुनाई देते हैं और मैं मुड़ता हूं तो सामने 5 लोगों का ग्रुप खड़ा था। आगे एक यंग मैन स्टाफ और ब्लू मेज हैट के साथ, पीछे एक एल्डर मेज ब्लैक रोब्स में, सेकंड रैंक लेवल 90, क्लियरली मेंटोर, और उनके पीछे 3 और लोग जिनमें से 2 को मैं बहुत अच्छे से जानता था, कॉनर और उसके साथ लेया जो उसका आर्म पकड़कर चल रही थी जैसे रोमांटिक स्ट्रोल हो। ये सीन देखते ही मेरे चेस्ट में हल्का सा दर्द उठता है, क्योंकि वो मेरी फियांसे बनने वाली थी लेकिन अब किसी और के साथ थी। तभी सोफी की नजर मुझ पर पड़ती है और उसके फेस पर हल्की स्माइल आ जाती है। मुझे कंटेम्प्ट से देखती है और ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी होती है कि मैं सिर्फ एक यूजलेस सोर्समैन हूं जो अपने दम पर कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ कॉनर ही ट्रूली स्ट्रांग है, क्योंकि उसके पास रेयर क्लास और बैकिंग है। मैं लेया को कंप्लीटली इग्नोर करता हूं और सीधे कॉनर से पूछता हूं कि वह यहां क्या कर रहा है। कॉनर चुप रहता है और सोफी हल्की स्माइल के साथ बताती है कि क्लैन एल्डर उन्हें एक्सपीरियंस के लिए लाया है। लेकिन तभी लेया बीच में बोलती है कि लेडी सोफी को जल्दी चलना चाहिए, वरना लोग उन्हें इस ट्रैश सोर्ड्समैन के साथ देख लेंगे और उनकी रेप्यूटेशन खराब हो जाएगी। ये सुनते ही सोफी का फेस इंस्टेंटली कोल्ड हो जाता है और वह शार्पली बोलती है, शट अप कॉनर, अपनी वुमन को कंट्रोल करो, वो मुझे इरिटेट कर रही है। कॉनर तुरंत सिर झुका देता है और लेया को खींचकर दांत भींचकर कहता है कि अगर उसने सोफी को ऑफेंड किया तो रिग्रेट करेगी। लेया फिर भी अंडर ब्रेथ बड़बड़ाती है कि इस ट्रैश सोर्ड्समैन से बात करने लायक कुछ नहीं। बिना किसी रिएक्शन के टर्न करने लगता हूं और जाने वाला होता हूं, तभी पीछे से आवाज आती है। यंग मैन वेट एक एल्डर मेज ब्लैक रोब्स में आगे आता है, जो ग्रुप का स्ट्रॉन्गेस्ट मेंटर डेमियन था। मेरी आउरा को देखकर खामली कहता है कि ये यंग मैन अनयूजुअल है और क्लियरली सेकंड रैंक है। सोफी सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं फर्स्ट रैंक लेवल 18 था और अब सेकंड रैंक में पहुंच गया था। कॉनर शॉक में मुझे देखता है और समझ नहीं पाता कि मैं इतना फास्ट ग्रो कैसे कर रहा हूं, जबकि उसे से खुद हैवी रिसोर्सेज लेने पड़े थे। एंड काइंडली मुझे ओरेलियस क्लैन ज्वाइन करने का ऑफर देता है, लेकिन मैं क्वाइटली रिप्स कर देता हूं और कहता हूं कि मुझे फ्रीडम पसंद है और बाइंडिंग मुझे रोकती है। कॉनर रिलीफ महसूस करता है, लेया स्नॉट करती है और मुझे अनग्रेटफुल फूल कहती है। सोफी थोड़ी डिसअपॉइंटेड होती है, लेकिन डेमियन मुस्कुराकर पूछता है कि मैं यहाँ अकेले क्यों हूँ। मैं इधर डिनाई और कंफर्म करता हूँ, बस कहता हूँ कि मैं रास्ता खुद मैनेज करता हूँ और शॉर्ट फ्लाइट से ट्रैवल करता हूँ। सोफी को समझ आता है कि शायद मैं ग्रुप से अलग हो गया था। डेमियन मुझे एक मैप दे देता है जिसे मैं बिना एक्सेप्ट कर लेता हूँ, क्योंकि डंजन में नेविगेशन बहुत यूजफुल था। मैं थैंक्स में हल्का सा नोड करता हूं और सोफी सॉफ्टली कहती है कि होप वी मीट अगेन। डेमियन मुझे वार्निंग देता है कि जल्दी बाहर निकल जाऊं और वे आगे बढ़ जाते हैं। कॉनर और लेया पीछे मुड़कर खोल नजर डालते हैं और मैं हल्का सा फ्राउन करता हूं, क्योंकि वे बोन माउंटेन्स की तरफ जा रहे होते हैं। फिर मैं मैप खोलता हूं और अगली डायरेक्शन तय करता हूं। ओरेलियस क्लैन सच में जेनरस था। इतना वैल्यूएबल मैप किसी स्ट्रेंजर को देना कोई छोटी बात नहीं थी। मैं जल्दी से अपने टारगेट बॉस की लोकेशन पकड़ लेता हूं। मायरमैक्स किंग बोन वैली से कई डजन किलोमीटर्स दूर, सेकंड रैंक मॉन्स्टर लेवल 99, रैंक से बस एक कदम दूर एक एलिट की बॉस। बिना देर किए मैं सोर्ड फ्लाइट से वहां की तरफ निकल पड़ता हूं। रास्ते में मैं फ्लेम किंग्स ब्लेड समन करता हूं और तुरंत डेसेंट ऑफ 10,000 ब्लेड्स अनलीश करता हूं। ऊपर से गिरता हुआ एक मैसिव स्लैश एक ही पल में जमीन पर फैले हुए एंट्स को 2 हिस्सों में काट देता है और एनर्जी और इक्विपमेंट के स्ट्रीम्स चारों तरफ बिखर जाते हैं। अगले ही पल जमीन जोर से हिलती है और नीचे से एक विशाल आकृति बाहर निकलती है। एक छोटे पहाड़ जितनी बड़ी और सीधे मुझे घूरती है। वह अपने मरे हुए झुंड को देखती है और उसके अंदर रेज उबल पड़ता है। उसे लगता है कि मैं उससे कमजोर हूं और इसी आरोगेंस में उसकी किलिंग इंटेंट ओवरफ्लो कर जाती है। था सेकंड रैंक का सबसे पावरफुल बॉस लेवल 99 और उसके सामने कोई छोटा इंसान खड़ा था। मैं उस जायंट एंड मायरमैक्स किंग को देखता हूं और वह एक भारी पिलर जैसी आर्म उठाकर मुझ पर क्रश करने आता है। स्वॉर्ड से ब्लॉक करता हूं, लेकिन उसकी ताकत मुझे जमीन में वेस्ट तक धंसा देती है। मैं फिर से डेसन ऑफ 10,000 ब्लेड्स यूज करता हूं ताकि उसकी आर्म काट सकूं, लेकिन वह तुरंत पीछे हट जाता है और मुझे वॉच करने लगता है। मैं खुद को जमीन से निकालकर तुरंत शॉर्ट फ्लाइट एक्टिवेट करता हूं और ऊपर उड़ जाता हूं। वहंत भी शॉक हो जाता है कि कोई सेकंड रैंक इंसान उड़ कैसे सकता है, लेकिन डर उसके अंदर नहीं था। क्राउच करके स्काई में जंप करता है और जॉस खोलकर मुझे निगलने की कोशिश करता है। तभी मेरे शरीर से एक बर्स्ट ऑफ रॉ एनर्जी निकलता है और उसे वापस जमीन पर धकेल देता है।
मायरमैक्स किंग पहली बार सच में हिल जाता है कि कोई इतना कमजोर इंसान उसे पुश बैक कैसे कर सकता है। मैंने डांस ऑफ द सोर्ड डीमन ऑलरेडी एक्टिवेट कर लिया था और मेरी पावर लगातार बढ़ रही थी। हवा हैवी हो चुकी थी और प्रेशर पूरे एरिया में फैल गया था। उसे एहसास हो जाता है कि अब एक ऐसा स्ट्राइक आने वाला है जो उसकी लाइफ खत्म कर सकता है। वह डरकर अंडरग्राउंड भागने की कोशिश करता है, लेकिन मैं उसे मौका नहीं देता। एक सिंगल कोलोसल स्ट्राइक, डिसेंट ऑफ 10,000 ब्लेड्स, पूरा मायरमैक्स किंग एक पहाड़ जैसा बॉस बीच से स्प्लिट हो जाता है और एलिट सेकंड रैंक बॉस वहीं गिर जाता है। मेरा लेवल बढ़कर सेकंड रैंक लेवल 60 हो जाता है। मैं लूट चेक करता हूं और पूरा इक्विपमेंट स्प्रेड होता है। एक ऑरेंज आइटम और एक व्हाइट आइटम मिलता है। व्हाइट आइटम वही था जिसकी मुझे जरूरत थी, लेकिन स्वॉर्ड हार्ट नहीं था। तभी एक ग्रे आइटम मेरी नजर खींचता है, एक स्किल बुक 1000 मून ब्लेड आर्ट। मेरी आंखें चमक उठती हैं क्योंकि स्किल बुक्स ओपन मार्केट में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होते हैं और हर एक की कीमत अनइमेजिनेबल होती है और मेरी पैसिव एबिलिटी उन्हें इवॉल्व कर सकती थी, मतलब ये डायरेक्ट पावर जंप था। लेकिन तभी दूर बोन वैली की डायरेक्शन में एक पिलर ऑफ लाइट स्काई में शूट करता है। मेरा दिल अचानक हैवी हो जाता है कि क्या ऑरेलियस क्लैन ट्रबल में है। मैं तुरंत रिफाइनिंग का प्लान छोड़ देता हूँ, सॉर्ड फ्लाइट एक्टिवेट करता हूं और फुल स्पीड से वहां निकल पड़ता हूं क्योंकि उन्होंने मेरी हेल्प की थी और मेरा ब्रदर वहां था। बोन वैली के अंदर सीन बिल्कुल हेल जैसा था। हजारों स्केलेटन सर्वेंट्स गोल्डन बैरियर पर लगातार अटैक कर रहे थे। बोन जनरल लगभग 100 मीटर ऊंचा एक माउंटेन जैसा खड़ा था और अपनी मैसिव बोन ब्लेड से लगातार वार कर रहा था। हर स्ट्राइक से अर्थ शेक हो रही थी और पूरा वैली ट्रेम्बल कर रहा था। डेमियन मेंटर अपनी लाइफ फोर्स बर्न करके बैरियर होल्ड कर रहा था। उसका फेस पेल था और उसे खुद नहीं पता था कि बोन जनरल लेवल 90 से सीधे 99 पहुंच चुका था। अब वह उससे कंट्रोल से बाहर था। स्केलेटन्स अब और स्ट्रॉन्गर हो चुके थे और हर वेव में हायर रैंक एनिमी समन हो रहे थे। डेस्परेटली स्केलेटन्स को रोकने की कोशिश कर रहा था। लेया लगभग कोलैप्स होने वाली थी और वीकली चिल्ला रही थी कि वह मरना नहीं चाहती। सोफी का फेस चौक जैसा व्हाइट था क्योंकि वह पहली बार रियल लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में थी। बार बार स्केलेटन आर्मी बैरियर पर क्रैश कर रही थी और बोन जनरल हर बार और डिस्ट्रक्शन बढ़ा रहा था। डेमियन हैवी ब्रेथ के साथ कहता है कि लेडी सोफी उसे माफ करे और उसे यहां नहीं लाना चाहिए था, और फिर डिसाइड करता है कि वह अपनी लाइफ फोर्स सैक्रिफाइस करेगा। उसके बॉडी पर रेड फ्लेम उठती है जो लाइफ को बर्न कर रही थी। सोफी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कॉनर स्टन्ड होकर देखता है। लैया पैनिक में सब भूल चुकी थी और तभी पूरे वैली के बाहर से एक स्ट्रेंज साउंड आता है और सबका ध्यान वहीं चला जाता है। अगले ही पल एक कोलोसल सोर्ड एनर्जी ब्लेड वैली के अंदर घुसता है और उसके पीछे एक और फिर एक और लगातार ब्लेड्स की बारिश शुरू हो जाती है। जहां से ये सोर्ड एनर्जी गुजरती है वहां स्केलेटन्स धूल बन जाते हैं और पूरा स्काई सोर्ड एनर्जी से भर जाता है। उस स्टॉर्म के बीच एक फिगर दिखाई देती है जो सोर्ड पर हवा में सवार थी, जैसे कोई गॉड देसन कर रहा हो। पूरा बैटलफील्ड फ्रीज हो जाता है। डेमियन भी शॉक में कांप उठता है क्योंकि उसने अपनी लाइफ में ऐसा कभी नहीं देखा था। एक आवाज गूंजती है, सोर्ड गॉड, फ्लेम रिज वाला सोर्ड गॉड। कॉनर की आंखें फैल जाती हैं क्योंकि उसे वो इमेज अच्छी तरह याद है। सोफी उस फिगर को देखकर स्टन्ड है और उस औरत को पहचान नहीं पा रही, लेकिन डर और औ दोनों महसूस कर रही है। सोर्ड एनर्जी पूरी वैली को स्वीप कर देती है और स्केलेटन आर्मी एक ही पल में इरेज हो जाती है। फिर वह फिगर धीरे धीरे पास आता है और जब चेहरा साफ होता है तो सब फ्रीज हो जाते हैं क्योंकि वह मैं था, लियोन। डेमियन का पूरा बॉडी ट्रेम्बल करने लगता है क्योंकि वही लड़का जिसे उसने अभी जंगल से बाहर जाने को कहा था वही सॉर्ड गॉड निकला। कॉनर कांप जाता है कि अगर यही सॉर्ड गॉड है तो वह शुरू से ही हार रहा था। की आंखें सिकुड़ जाती हैं और उसे यकीन नहीं होता कि वही ट्रैश सोर्ड्समैन इतना लेजेंडरी बन चुका है। और उसे टाइमलाइन याद आती है कि सोर्ड गॉड ठीक उसी दिन सामने आया था जिस दिन एंगेजमेंट टूट गई थी और उसके अंदर जहर जैसा गुस्सा भर जाता है। क्या वो जानबूझकर मुझे नीचा दिखा रहा है? ये सच में वही है। सोफी अपने हाथ से अपना मुंह ढक लेती है। उसे पहली मुलाकात से ही शक था और अब वह शक सच साबित हो चुका था। बाकी सब लोग पूरी तरह स्टन थे। उन्हें याद आता है इसकी ताकत तो सिर्फ सेकंड रैंक थी। ये इतनी डिस्ट्रक्टिव पावर कैसे रख सकता है? डेमियन बिटर लाफ करता है। बूढ़ा हो गया हूं। मैंने महानता को पहचानने में गलती कर दी। मैंने तो सोर्ड गार्ड को ही बाहर जाने की सलाह दे दी थी जब वो जा सकता था। जैसे ही उन्हें समझ आता है कि हम बच गए हैं, वह तुरंत अपनी लाइफ सैक्रिफाइस रोक देता है। मैं वैली के अंदर एंटर करता हूं और मेरी नजर सीधे बोन जनरल पर टिक जाती है। अब मुझे समझ आता है कि डेमियन उसे क्यों नहीं रोक पाया। जनरल लेवल अप हो चुका था और एवोल्यूशन के बाद ड्रॉप चांस बढ़ जाना चाहिए था। सोर्ड हार्ट मिलने की संभावना भी। मैं बिना देर किए डिसेंट ऑफ 10,000 ब्लेड्स अनलीश करता हूं। इस पल में एक गॉड जैसा लग रहा था।
एक विशाल सोट पर सवार, चारों तरफ हजारों एनर्जी ब्लेड्स घूमते हुए, और फिर सब एक सिंगल मैसिव स्ट्राइक में मर्ज हो जाते हैं। लगभग 100 मीटर का स्लैश नीचे गिरता है। नीचे सोफी मुझे चमकती आंखों से देखती है। इतना कूल। डेमियन जल्दी से बैरियर रिइंफोर्स करता है ताकि शॉकवेव बाकी लोगों को न उड़ाए। एक तेज सांस के साथ वह जाइगेंटिक ब्लेड स्पेस को चीरते हुए बोन जनरल पर गिरता है। उसके आसपास के छोटे ब्लेड्स मल्टीप्लाई होकर पूरे स्केलेटन आर्मी को ओवरशैडो कर देते हैं, और एक ही स्ट्राइक में 100 मीटर का जनरल टूटने लगता है। उसकी बॉडी क्रैक हो जाती है। मेरे हाथ में फ्लेम किंग्स ब्लेड अब पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल था। प्लैटिनम सेट के साथ मेरी अटैक पावर हजारों में पहुंच चुकी थी, और एक ही स्ट्राइक में उसके HP का 1/3 खत्म हो गया। सोफी ने इतनी पावर पहले कभी नहीं देखी थी। कॉर्नर पूरी तरह टूट चुका था। उसकी सोच कोलैप्स हो रही थी। डेमियन स्टन्ड होकर देखता रह जाता है और कहता है, मैग्निफिसेंट। लेकिन तभी बोन जनरल फ्यूरी में रॉर करता है, क्योंकि वह अभी अभी लेवल अप हुआ था और तुरंत मर नहीं सकता था। उसके स्कल में व्हाइट लाइट एक्सप्लोड होती है और उसका बॉडी एक मैसिव एनर्जी बर्स्ट से मुझे पीछे फेंक देती है। मैं फ्राउन करता हूं, मरने के कगार पर भी इतना। सोफी डर से गैस्प्स करती है। डेमियन घबरा कर देखता है और समझ जाता है ये अब इवॉल्व होकर 3rd रैंक बनने जा रहा है। बोन जनरल एक चमकते हुए व्हाइट लाइट में बदल जाता है, जैसे दूसरा मून, और फिर उसके बोन्स पर रेड फ्लैश ग्रो होने लगता है। रेड स्किन उसे एक ग्रोटेस्क जायंट बना देती है। डेमियन कंफ्यूज होता है, ये ब्लू जायंट क्यों नहीं बना। फिर उसे समझ आता है एवोल्यूशन अधूरी है, ये हाफवे 3rd रैंक है। वह शॉक में कहता है, ये अब भी 2nd रैंक से बहुत ऊपर है। कॉर्नर गिर जाता है। लैया ब्लैंक हो जाती है। सोफी ट्रेम्बलिंग वॉइस में पूछती है, क्या स्वॉर्ड गॉड इसे हरा पाएगा। डेमियन भारी आवाज में जवाब देता है, कहना मुश्किल है। सोफी का दिल डूब जाता है, लेकिन मैं खाम खड़ा रहता हूं। मेरे अंदर फियर नहीं बल्कि बैटल हंगर जल उठती है, क्योंकि यही अपोनेंट मैं चाहता था। मैं डांस ऑफ द स्वॉर्ड डीमन को फुल पावर पर एक्टिवेट करता हूं, और बोन जनरल अपना विशाल ब्लेड उठाकर माउंटेन स्प्लिटिंग स्ट्राइक करता है। मैं उसे पूरी ताकत से ब्लॉक करता हूं, लेकिन उसकी शक्ति मुझे जमीन में दबा देती है। धरती किलोमीटर तक क्रैक हो जाती है। दामियन का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसे लगता है कि अब सब खत्म है, क्योंकि रैंक डिफरेंस बहुत बड़ा है। अंडरग्राउंड में अपने टूटते बॉन्स को महसूस करता हूं, लेकिन फिर भी खुद को खींचकर बाहर निकालता हूं और फिर से स्काई में उड़ता हूं। सोफी की आंखें चमक उठती हैं कि स्वॉर्ड गॉड अभी भी लड़ सकता है। मैं फिर से डेसेंट ऑफ 10,000 ब्लेड्स एक्टिवेट करता हूं और सारी पावर एक 100 मीटर ब्लेड में कॉम्प्रेस करता हूं। उसके आसपास खड़े छोटे स्केलेटन्स 10 बन जाते हैं, और दामियन का बैरियर न होता तो सब उड़ जाते। और मैं एक बार फिर फुल फोर्स से नेक्स्ट स्ट्राइक की तैयारी करता हूं। मैं सीधे विशाल सोर्ड को बॉस की तरफ दागता हूं। जनरल एक ठंडी मुस्कान देता है और अपना ब्लेड ऊपर उठाकर उसे रोकने आता है। 2 हरिकेन जैसी ताकतें आपस में टकराती हैं और बीच में एक भयानक एक्सप्लोजन होता है। 1000 मीटर के रेडियस में सब कुछ एरेज हो जाता है। पास खड़े स्केलेट सर्वेंट्स प्योर एनर्जी में बदल जाते हैं और चारों तरफ सिर्फ ब्लाइंडिंग लाइट फैल जाती है। नीचे बैरियर के अंदर बाकी लोग मुश्किल से आंखें खोल पाते हैं। सोफी का दिल कस जाता है और वह साइलेंटली प्रे करने लगती है, कि लेया डर से टूटकर चीख पड़ती है, लेओन तुम्हें जीतना होगा, मैं यहाँ मरना नहीं चाहती। कसम से अगर हम बच गए तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। कॉर्नर उसे घूरता है। उसकी आंखों में जहर भरा गुस्सा है और वह सोचता है कि यह सिर्फ एक अपॉर्चुनिस्ट है जो जीतने वाले के पीछे भाग रही है। लेकिन अभी उसके लिए सबसे जरूरी उसका भाई है, जो तय करेगा कि सब जिंदा रहेंगे या मरेंगे। इस बिंदु तक मैं अपनी लिमिट पर पहुंच चुका हूं। सारे एक्टिव बफ्स के बावजूद मेरा और हाफ 3rd रैंक बॉस का गैप बहुत बड़ा है। जनरल बिना किसी थकान के लड़ रहा है, जैसे उसके पास एंडलेस एनर्जी हो। और आखिर में उस कॉलिजन में मेरी पावर टूट जाती है और मैं एक डिफ्लेटेड बॉल की तरह उड़कर एक पहाड़ी से जा टकराता हूं। जनरल हैवी सांस लेता है। जीत तो गया है, लेकिन अपनी आधी एनर्जी खो चुका है, और उसके अंदर यह एहसास है कि इतने क्लोज फाइट उसे कभी किसी ने नहीं दी। और इसी पल उसकी किलिंग इंटेंट और तेज हो जाती है, क्योंकि वह समझ जाता है कि मुझे जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता, और ग्रो हुआ तो उसकी मौत तय है। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ता है, मुझे खत्म करने के लिए तैयार। डेमियन बिटर स्माइल के साथ सब देखता है और मान लेता है कि हम हार गए हैं। उसे मौत से डर नहीं, लेकिन अफसोस है कि उसने सोफी को यहां लाकर गलती कर दी, और अब एक इनोसेंट लाइफ भी इस गलती की कीमत चुकाएगी। जनरल मेरी ब्रोकन बॉडी को उठाकर अपने ब्लड रेड माउथ की तरफ ले जाता है। सोफी चीखती है, नहीं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी मेरे कानों में एक आवाज गूंजती है, 1000 मून ब्लेड आर्ट लर्न्ड, और उसी पल हिडन क्लास एक्टिवेट हो जाता है।
इमोर्टल सोर्ड्समैन पैसिव इन्फिनिट ब्लेड इंटेंट 1000 मून ब्लेड आर्ट इवॉल्व होकर 1 ब्लेड सील्ड थ्रोट बन जाता है। एक लीथल असैसिनेशन स्किल जो 10 मीटर रेडियस में सब कुछ साइलेंट किल कर देता है। मेरा माइंड फेड होता है लेकिन स्किल की जानकारी साफ इम्प्रिंट हो जाती है। मैं समझ जाता हूं कि इसकी वीकनेस रेडियस लिमिटेशन है, लेकिन अभी यह परफेक्ट मौका है क्योंकि जनरल मुझे पास ले जा रहा है। मैं वेट करता हूं कि वह और करीब आए ताकि मैं फाइनल स्ट्राइक कर सकूं। नीचे कॉर्नर पूरी तरह ट्रेम्बल कर रहा है। उसका भाई उसकी आंखों के सामने खाया जाने वाला है और वह कुछ नहीं कर सकता। चाहे उसने अपने भाई से एनवी किया हो, लेकिन ब्लड अभी भी फैमिली है। इस मोमेंट पर लेया पागल होकर चिल्ला रही है कि कोई उसे बचा ले और वह प्रॉमिस करती है कि बचाने वाले से शादी करेगी। सोफी डेमियन का स्लीव पकड़कर रोते हुए पूछती है कि क्या उसे बचाया जा सकता है, लेकिन डेमियन सिर हिलाता है क्योंकि अगर वह बैरियर छोड़ता है तो सब मर जाएंगे और अब कोई समय नहीं बचा। खुद सैक्रिफाइस करने की सोचता है और रीड फ्लेम उसके शरीर पर उठने लगती है, लेकिन उसी समय एक डेफनिंग साउंड होता है और सब मुड़कर देखते हैं और वहां बोन जनरल का सिर कट चुका होता है, इंस्टेंटली मर चुका होता है। मैं धीरे धीरे उठता हूं और उसके डेड आइज देखता हूं। यह सब 1 ब्लेड सील्ड थ्रोट के कारण हुआ था जिसे मैंने आखिरी इंस्टेंट में एक्टिवेट किया था। यह एक साइलेंट ब्लेड था जिसे उसने नोटिस ही नहीं किया। सब लोग शॉक में हैं कि किसने किया, कोई मूवमेंट तक नहीं दिखा। डेमियन कंफ्यूज्ड है कि क्या यह हिडन ट्रम्प कार्ड था। स्केलेटन आर्मी कोलैप्स होकर पीछे हट जाती है और मैं लूट की तरफ देखता हूं जहां कलरफुल आइटम्स पड़े हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट व्हाइट आइटम सॉर्ड हार्ट मिलता है जिसे मैं इंस्टेंटली उठा लेता हूं क्योंकि यही मेरा टारगेट था। डेमियन गहराई से बो करता है और थैंक यू कहता है। सोफी भी रेस्पेक्ट से देखती है। कॉनर और लेया साइलेंट हैं। मैं बस खामली कहता हूं कि यह सिर्फ मैप की वजह से हुआ और कोई नीड नहीं है थैंक्स की। फिर मैं डेमियन से कहता हूं कि फिर मिलेंगे अगर फेथ ने चाहा, और स्वॉर्ड पर सवार होकर गायब हो जाता हूं। और मेरे जाते ही सोफी ठंडी नजर से लेया को देखती है और कॉनर उसे बाहर ले जाता है क्योंकि अब उसका डिसीजन क्लियर था कि एंगेजमेंट खत्म हो जाएगी। मुस्कुराते हुए खड़ा हूं और सोर्ड हार्ट की एनर्जी को अपने अंदर सर्कुलेट कर रहा हूं और तभी पीछे से कॉनर का वॉइस सुनाई देता है, सॉरी लेडी सोफी, मैं उसे ले जा रहा हूं। उसके फेस पर एक ग्रीम एक्सप्रेशन है। वह लेया को पकड़कर वहां से निकल जाता है उसकी सारी कंप्लेंट्स और हिस्टेरिक्स को इग्नोर करते हुए। जैसे ही वे दोनों दूर जाते हैं, सोफी तुरंत डेमियन की तरफ मुड़ती है और गंभीर आवाज में बोलती है, मेंटर डेमियन, हमें जल्दी करना होगा। ऑपरेशन डेविल्स ट्रायंगल जल्द शुरू होना चाहिए। बोन वैली से निकलने के बाद मैं एक शांत जगह पर पहुंचता हूं और मूनलाइट के नीचे बैठकर सॉर्ड हार्ट को स्टडी करता हूं। फिर बिना देर किए उसे रिफाइन कर देता हूं क्योंकि सोर्ड्समैन क्लास के एक्सक्लूसिव आइटम्स बहुत महंगे और रेयर होते हैं और सभी जानते हैं कि सोर्ड्समैन एक गोल्ड डिवाउरिंग क्लास है जिसे सिर्फ टॉप फैक्शंस ही प्रॉपर्ली सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो सोर्ड्समैन अपना एक्सक्लूसिव आइटम हासिल कर लेता है वह अपनी क्लास में लगभग अनबीटेबल हो जाता है। जैसे ही मैं सोर्ड हार्ट अब्सॉर्ब करता हूं, मेरा स्टैट पैनल खुलता है। नेम लियोन, क्लास सोर्ड्समैन, रैंक सेकंड, लेवल 60, एंडुरेंस 300 plus 300, strength 250 plus 250, intelligence 120 plus 150, agility 110 plus 150, skills, descent of 10,000 blades, 10 directions intent, sword flight, infinite sword force, dance of the sword demon, 1 blade sealed throat, infinite blade intent level 2, और नया अनलॉक होता है पास ऑफ द sword mastery। साथ में सोर्ड हार्ट इफेक्ट जिससे सभी सोर्ड पास स्किल्स का डैमेज बढ़ता है और आर्मर पेनिट्रेशन प्लस 20% हो जाता है। देखकर मैं शॉक में आ जाता हूं क्योंकि यह स्टैट्स को लिटरली डबल कर देता है और मेरे शरीर में पावर का सर्ज फैल जाता है जिससे मेरा कल्टीवेशन सीधे 10 लेवल्स बढ़कर सेकंड रैंक लेवल 70 हो जाता है। मैं समझ जाता हूं कि एक्सक्लूसिव आइटम सिर्फ स्टैट बूस्ट नहीं देते बल्कि लेवल भी बढ़ा सकते हैं और यही कारण है कि उन्हें इतनी फियर्सली हंट किया जाता है। और साथ ही इन्फिनिट ब्लेड इंटेंट भी लेवल अप हो जाता है क्योंकि मैंने लगातार गोस्ट फॉरेस्ट में बिना रुके कॉम्बैट किया था और हजारों बार पैसिव ट्रिगर हुआ था जिससे वह थ्रेशहोल्ड क्रॉस कर गया। और अब पाथ ऑफ द सोर्ड मास्टरी के कारण सोर्ड एनर्जी पूरी तरह मेरी कंट्रोल में है। मैं हल्का सा हैंड मूव करता हूं और कई व्हाइट ब्लेड्स मेरे आसपास अपीयर होकर तुरंत मेरी कमांड को फॉलो करते हैं। एक ट्री को एफर्टलेसली कट करता हूं और समझ जाता हूं कि अब मेरी डिस्ट्रक्टिव पावर कर पहले से कई गुना बढ़ चुकी है। अब मैं सोचता हूं कि कहां सबसे फास्ट लेवल अप कर सकता हूं और डेमियन का दिया हुआ मैप खोलता हूं। मेरी नजर तुरंत गोस्ट फॉरेस्ट के सेंटर सर पर जाती है, डेविल्स ट्रायंगल, जहां सबसे डेंजरस बॉस फ्लेम रेथ रहता है जो 3rd रैंक के थ्रेशोल्ड पर है जिसे अकेले कोई नहीं हरा सकता। सिर्फ बड़े गिल्ड्स या फैक्शंस मिलकर उसे क्लियर कर सकते हैं। लेकिन मैं सोचता हूं
कि अगर मैं वहां के सभी मॉन्स्टर्स और बॉसेस क्लियर कर दूं तो लेवल कैप तक पहुंच सकता हूं, और बिना देर किए मैं स्वॉर्ड फ्लाइट एक्टिवेट करता हूं और डेविल्स ट्रायंगल की तरफ उड़ जाता हूं। रास्ते में मैं मिलने वाले बॉसेस को खत्म करता हूं, लेकिन फिर मुझे एहसास होता है कि मेरा लेवल अभी सेकंड रैंक लेवल 70 तक ही पहुंचा है और ग्रोथ स्पीड बहुत धीमी हो चुकी है। मैं समझ जाता हूं कि आगे लेवलिंग और भी कठिन होगा, क्योंकि यहां लाखों मॉन्स्टर्स होने के बावजूद एक्सपीरियंस बहुत कम मिल रहा है। और तभी मैं सोचता हूं कि नॉर्मल पीपल यहां कभी ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते, सिर्फ टॉप फैक्शंस ही स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स बना सकते हैं। मैं हल्का सा स्मर्क करता हूं अपने टैलेंट पर और आगे बढ़ता हूं। तभी अचानक पास से एक शार्प वॉइस आती है, हे व्हाट आर यू स्मर्किंग अबाउट?